हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एवोपरेशन के बारे में। हमने बिल्कुल थोड़ा सा बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बट आज हम एक्सप्लेन करेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे एवोपरेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं एवोपरेशन है क्या। एवोपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट। एवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंजमेंट लाते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट से वेपर में चेंज कर देते हैं। अब आप कहोगे ये तो बॉइलिंग पॉइंट में भी होता है, लेकिन एवोपरेशन में थोड़ा क्या होता है अंतर, वो ये अंतर है ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में तभी हो सकता है जब हम उसको हीट करें, टेम्परेचर अपनी तरफ से दें, और वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373 केल्विन। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलो फिर उधर ही चलते हैं। इसको डिटेल में जानने से पहले हम एवोपरेशन के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, समझ लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा और अच्छा समझ में आए। देखो, जैसे हम देख सकते हैं गर्मियों में हमारी नदियाँ सूख जाती हैं, क्या हम उसे हीट करते हैं वाटर को? नहीं ना, तो वेपराइजेशन हो जाता है, उसे ही हम एवोपरेशन कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में जल्दी हो जाता है। और जल्दी क्यों हो जाता है इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ एवोपोरेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, किस तरीके से जो वेपराइजेशन हो जाता है लिक्विड का, गैस में चेंज हो जाता है, वो हम इस थ्योरी के अंदर जानेंगे। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कंटिन्यूअसली मूव इन ऑल डायरेक्शन। इससे हम क्या समझे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो हमेशा लगातार हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसमें देखो, जो हाई काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर चुके हैं या लेयर बाय लेयर जैसे एवोपरेशन पे काम होता है, तो जो एवोपरेटिंग एनर्जी को हाई कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, तो जो मोशन वाली एनर्जी को अपने पास रख चुके हैं, वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलकर उछलकर ऊपर की ओर भाग जाते हैं। जैसा कि आप सेकंड वाली इमेज में देख सकते हो, हाई एनर्जी एवोपरेटिंग। तो जो ऊपर वाले हैं ये हाई एनर्जी पा चुके हैं और यहाँ से अभी वाइब्रेट के कारण अब ये दूर जाना चाहते हैं, एवोपरेट होना चाहते हैं, गैस के रूप में चेंज होना चाहते हैं। और जो मीडियम एनर्जी लेके बैठे होते हैं वो ऊपर तो जाते हैं, लेकिन वापस वहीं आ जाते हैं। जो गैस के रूप में बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस वहीं आ जाते हैं। और लेयर बाय लेयर यही प्रोसेस चलती रहती है, और धीरे धीरे हमारा जो पानी है, वाटर है, लिक्विड है, वो वाष्पीकरण हो जाता है। यदि आप कर सको तो घर पे एक्टिविटी करना, एक चाइना क्ले डिश लेना और सभी में 5 ml वाटर करना, ठीक है। अब क्या करना, एक विंडो के पास रखना और एक सेकंड डिश हो वो कपबोर्ड के पास रखना, और प्रत्येक दिन आप देखना किसमें पहले वाष्पीकरण होता है। होने को तो पहले वो होगा जो विंडो के पास रखा है, जिस पे धूप पड़ रही है, क्योंकि वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है अधिक प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट आएगी सन के वजह से, और वो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेगा वाटर, और धीरे धीरे वो गैस में चेंज होता जाएगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, वाष्पीकरण के कारक के बारे में। पहला है एवोपरेशन इंक्रीजेस एज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, दिस इज द रीजन व्हाई वेट क्लॉथ गेट ड्राई सून इन समर। मतलब समझते हैं, इसमें ये कह रहा है जो एवोपरेशन है वो इंक्रीज होता है एज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जितना लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही अधिक एवोपरेशन का टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा। और इसी वजह से हम जब समर में कपड़े सुखाने को डालते हैं, गाउन में वायर्स पे जैसे डालते हैं, तो जल्दी सूख जाते हैं। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। एवोपरेशन इंक्रीजेस एज द एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज्ड इंक्रीजेस, दिस इज द रीजन व्हाई वेट क्लॉथ गेट ड्राई व्हेन दीज आर स्प्रेड। चलो अब समझते हैं। इसमें सीधा मतलब ये है कि जो एवोपरेशन है वो उस जगह अधिक होता है जिस जगह ज़्यादा एक्सपोज्ड किया गया हो, जो सरफेस है ज़्यादा एक्सपोज्ड किया हो गया। तभी तो हम कहते हैं कपड़े हैं जो गांव में फटकार के डालते हैं, एकदम फटकार के तब वायर पे, तार पे या रस्सी पे डालते हैं ताकि जल्दी सूख जाएं। और यदि हम ऐसे ही डाल देंगे तो वो धीरे धीरे सूखते हैं, क्योंकि उसमें जो फटकार के डाला है, फटक कर एकदम, तो उसमें एरिया है, जो सरफेस है उनका एकदम एक्सपोज्ड हो गया है। इसीलिए तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जो हम फटकार के डालते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो बाद में सूख पाते हैं जो एक दूसरे से दबे हुए हों या फिर अच्छी तरह हमने फटकारे ना हो ऐसे डाल दिए हों। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। एवोपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन एयर इज ब्लोन अबव द सरफेस। देखो इसमें क्या कह रहा है, जो एवोपोरेशन उस जगह अधिक बढ़ता है जब सतह से ऊपर हवा उड़े, मतलब जो एयर है वो अधिक चले तो जल्दी एवोपोरेशन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो सर्दियों में क्या करते हैं, पंखे चला देते हैं कपड़े सुखाने के लिए या फिर ऐसी जगह डाल देते हैं अधिक हवा हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमारे स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है सर्दियों में, तो हम पंखे के सामने बैठ जाते हैं तो या कूलर एसी के सामने बैठ जाते हैं तो सूख जाता है, वो इसी की वजह सूख जाता है और हमें अच्छा फील होता है। अब हम लास्ट फैक्टर की बात करते हैं। एवोपोरेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। Volatile liquid evaporate quickly in comparison to non-volatile liquid। अब इसको समझते हैं। जो एवोपरेशन है वो लिक्विड के नेचर पर निर्भर है। जो वाष्पशील होते हैं, जो वाष्पशील हो सकते हैं, लिक्विड एवोपरेट हो सकते हैं, वो क्विकली एवोपरेट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। जो वाष्पीकरण नहीं हो सकते हैं या जो गैर वाष्पशील होते हैं, कम एवोपरेट होते हैं, उससे कई ज़्यादा जल्दी वॉलेटाइल लिक्विड एवोपरेट कर जाते हैं। चलो ये तो बात हो गई फैक्टर अफेक्टिंग की। अब बात करते हैं कूलिंग ड्यू टू एवोपोरेशन की। इन एवोपोरेशन लिक्विड चेंज इनटू वेपर, सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ एवोपोरेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे नीचे जो स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रहे हैं उनसे समझें। जो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो जिसका टेम्परेचर अधिक है, मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक हो गई है, मतलब मोशन करने की शक्ति अधिक है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ से वाष्पीकरण हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मूव करके, मतलब मोशन करके यहाँ से चले जाते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन इमेजेस में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक व्यक्ति है जो मेहनत करके आया है और उसे स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। जैसे वो पंखे के सामने बैठा तो कुछ देर में वो स्वेट पसीना खत्म हो गया है और अपने आप को फ्रेश समझ रहा है। ये कूलिंग ड्यू टू एवोपरेशन के कारण होता है। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सबसे अधिक तो लिक्विड होता है जो एवोपरेट होता है जल्दी, तो हम वाटर, लिक्विड में वाटर है, तो जैसे हम छिड़का मारते हैं पानी का अपने ऊपर गर्मियों में ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील लगे, और फील तब अच्छा आता है रियल में जब हम उस पानी का छिड़काव करने के बाद पंखे के सामने बैठ जाते हैं और वाटर सूख जाता है, एवोपरेट हो जाता है। उसके बाद हम अपने आप को बड़ा फ्रेश समझते हैं और अच्छा फील होता है उस समय जब वाटर सूख जाता है। कूलिंग ड्यू टू एवोपरेशन के कारण होता है। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों के सीजन में हम सूती कपड़े पहनना क्यों अधिक पसंद करते हैं। चलो इसका आंसर समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग समर प्रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस। ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन वाटर गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस चेंज इनटू वेपर। चलो अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो समर के दौरान, मतलब गर्मियों के दौरान, जो हमारा पसीना होता है हमारे बॉडी सरफेस पे काम करता है, मतलब हमारे बॉडी है जो शरीर है उसकी सतह पे निकलता है। तो ये क्या करता है, जो पसीने का पानी है वो चारों ओर से हमारे सराउंडिंग से, नेचर से एनर्जी को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जो कि गैस के फॉर्म में होती है। मतलब जो हमारा वाटर होता है वो गैस के फॉर्म में हमेशा इधर उधर बना रहता है। हाँ ये सच है, गैस के फॉर्म में वाटर होता है वो बना रहता है और उसे ये प्राप्त करने की कोशिश करता है। और इसीलिए कॉटन कपड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि कॉटन कपड़े होते हैं उनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की शक्ति कुछ अधिक होती है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। मतलब ये हुआ कि जो ड्रॉपलेट होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो एक ठंडे बर्फ के किसी ग्लास पे या बोतल के बाहर वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाती हैं, वो जो पानी की बूंदें आ जाती हैं वो उस प्लास्टिक को या ग्लास को पार करके आती हैं, कहाँ से आती हैं, ये क्वेश्चन है। चलो इसको अब समझते हैं। Water vapors are present in atmosphere. When these vapors come in contact with outer surface of a cold glass, vapor lose heat energy and gets converted into liquid state. This liquid appears as water droplets on the outer surface of glass. जरा इसको समझते हैं कि जो वाटर वेपर होते हैं, जलीय वाष्प होती है, गैस होती है, वो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और जब ये वेपर किसी कोल्ड ग्लास या कोल्ड सरफेस
के कांटेक्ट में आता है तब ये क्या करता है, अपनी एनर्जी होती है जो हीट एनर्जी उसको लूज कर देता है और गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए जो ये लिक्विड होता है वो वाटर की बूंदों के रूप में उस ग्लास की सतह पर प्रकट हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अब वैसे तो ये चैप्टर एंडिंग है, अब शायद ही कोई टॉपिक बचा हो, लेकिन फिर भी हम इतना अभी भी ध्यान रख लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को अतिरिक्त 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे का नाम BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो अधिक नहीं जानेंगे क्योंकि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो जो प्लाज्मा होता है वो हाई टेम्परेचर पे मिलता है, हाई टेम्परेचर पे, और ये नॉर्मल कंडीशन में जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह हमारी पृथ्वी पे नहीं मिल सकता है। जब न्यूक्लियर फ्यूज़न हो तो उसमें ये मिल सकता है, या फिर सन की कोर, क्रस्ट मेंटल कोर जो तीसरी लेयर होती है उसमें ये मैटर मिल सकता है। और दूसरे की बात करें BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो बोसॉन्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको कूलिंग करने की कोशिश की जाती है डाइल्यूट गैसेस से, और उसके बाद ये मैटर प्राप्त होता है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इस तरीके से। और यदि आप चाहते हो कि मैं पूरी समरी वाली वीडियो बनाएं, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन एक वीडियो में, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप नहीं बताओगे तो मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाला हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। और उसके बाद आपका फिर से हम 10th का टॉपिक ख़त्म होने के बाद 9th का बनाएंगे सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। थैंक्स, धन्यवाद।